हेलो एवरीवन, हाय। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ माफ़ी भी चाहूँगी, कुछ दिनों से करंट अफेयर की वीडियो नहीं आ पा रही थी, बट अब डेली आएगी। आज 10 तारीख है और आज के सभी महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस सेशन में आपके लिए लेके आई हूँ। साथ ही साथ आपको बता दूँ, ये सेशन मंडे टू फ्राइडे होता है और फिर अगले मंडे जितने भी सैटरडे संडेज़ में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मंडे वाली वीडियो में कवर होंगे। तो डेली मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे सेशन देखना ना भूलें। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सक्सेस होती है ना, जीत होती है। किसी भी चीज़ को आप हासिल करने के लिए जब प्रयत्न करते हैं, ठीक है, तो वो सक्सेसफुल आप कब होते हैं? आप तब सक्सेसफुल नहीं होते जब आप भेड़ चाल की तरह, जैसे सभी लोग जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उसी की तरह करें। आप सक्सेसफुल तब होते हैं जब आपके तरीके औरों से अलग होते हैं। अगर सारे एक जैसे तरीके फॉलो कर रहे हैं और अगर वो सक्सेसफुल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जनरली ऐसा होता है कि जब हम औरों की तरह एक ही भेड़ में एक ही तरीके से तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें सक्सेस नहीं मिलती। सक्सेस उन्हीं को मिलती है, जीतते वही लोग हैं जिनके तरीके औरों से थोड़े से अलग होते हैं। तो जनरली लोग जब एग्ज़ाम आता है तभी अपनी तैयारी शुरू करते हैं, तभी करंट अफेयर पढ़ना शुरू करते हैं। बट आप लोग जो जीतना चाहते हैं, जो एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, वो डेली करंट अफेयर देखेंगे, तभी अलग हटके करेंगे, तभी आप सक्सेस पाएंगे। साथ ही साथ क्विजेज़ होती हैं वीकली, मंथली, पीडीएफ्स हैं प्रैक्टिस मॉक की ऐप पे, वेबसाइट पे। आप क्वेश्चन अभी यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म में भी आप तैयार कर सकते हैं डेली ये करंट अफेयर के क्वेश्चन। बाद में आप क्विजेज़ भी लगा सकते हैं, मंथली और वीकली पीडीएफ्स होती हैं वो भी देख सकते हैं। तो ऐसे तैयारी आपकी दिन बर दिन और मजबूत और पक्की होती जाएगी। तो आइए इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं और अपना पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो अभी लॉन्च हुआ है स्टडी इन इंडिया पोर्टल, उसमें इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है, इसमें से कौन सा ऐसा वाक्य है जो इस पोर्टल के लिए बिल्कुल ठीक है, जो लॉन्च हुआ है ना, स्टडी इन इंडिया पोर्टल, SII। अच्छा, ये स्टडी इन इंडिया पोर्टल पहले लॉन्च हो चुका है बेसिकली। अभी वो पूछ रहा है कि इस पोर्टल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 2018 में भी लॉन्च किया गया था इससे पहले। ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, वो कह रहा है जो पोर्टल है इस डेडिकेटेड वेबसाइट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, कि ये जो पोर्टल है वो हायर एजुकेशन, जैसे हम बोलते हैं कि ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, ये हमारी हायर एजुकेशन होती है। तो ये पोर्टल, ये जो पोर्टल है वो डेडिकेट करता है वेबसाइट, जो ये वेबसाइट बनाई गई है। तो बेसिकली ये प्रोवाइड क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट है। SII से रिलेटेड, दैट इज़ स्टडी इन इंडिया पोर्टल से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है कि जो स्टडी इन इंडिया पोर्टल है वो हायर एजुकेशन, जो बेसिकली फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिया से बाहर के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए उनका एक डेटा प्रोवाइड करता है, हायर एजुकेशन की इंफॉर्मेशन रखता है, सिंप्लीफाई करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के एकेडमिक जर्नी को। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। और ये पोर्टल जो है ना वो गाइड किया गया है NEP के द्वारा, दैट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये पोर्टल आता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। आंसर होगा E, दैट इज़ ऑल 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। और एक चीज़ और याद रखिएगा, आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी में ना पढ़ना भूल जाते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ये, दैट इज़ कौन सी स्टेटमेंट चुननी है, करेक्ट चुननी है, इनकरेक्ट चुननी है। तो ये पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखो, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी,
और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने लॉन्च किया था स्टडी इन इंडिया। ये बेसिकली पहले प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया था एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के रूप में भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 2018 में ये लॉन्च हो चुका है। ठीक है, इसमें ये बेसिकली जो स्टूडेंट हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनका नंबर बढ़ाने के लिए, मतलब ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आए, ये पोर्टल, ये फ्लैगशिप, ये प्रोजेक्ट इसी को एम करता है कि ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा भारत आके पढ़े और यहाँ पे भी वो लोग अच्छे से अच्छी एजुकेशन ले पाए। ठीक है, पोर्टल इज़ अ वन स्टॉप प्लेटफॉर्म दैट विल सिंप्लीफाई इंटरनेशनल स्टूडेंट एकेडमिक जर्नी। उनके जैसे हमने अभी भी पढ़ा था क्वेश्चन में कि उनकी जर्नी को भी वो ट्रैक करेगा पोर्टल। ठीक है, किसकी? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। इट विल शो केस अकेडमिक प्रोग्राम दिखाएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के, HEIs के। ठीक है, कवरिंग अंडर ग्रेजुएट, जैसे मैंने आपको बताया था, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टोरियल प्रोग्राम, मतलब जिसमें डॉक्टर की डिग्री मिलती है, एज वेल एज कोर्सेज इन इंडियन नॉलेज सिस्टम। अच्छा, इंडियन नॉलेज सिस्टम से क्या मतलब है? कौन से कोर्सेज हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के? योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, क्लासिक आर्ट्स हो गई, और ऐसे कोर्सेज भी ये कवर करता है। ठीक है, आशा कर रही हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। नहीं आया आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड और कुछ भी आपको जानना है, कहीं नहीं समझ आया तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी उसको। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। देखो अभी करेक्ट पूछा था, अब नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। एग्जाम में पूछा है इनमें से कौन सा सही नहीं है, किसके रिगार्डिंग? जो फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट है ऑफ 2023। देखो ये फॉर्चून 500 कंपनीज, बेसिकली कंपनीज बोल लो, कॉर्पोरेट्स बोल लो, ठीक है, उनकी एक रैंकिंग पे उनको रख के एक रैंक देके एक लिस्ट निकालती है। और क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि जो एप्पल है उसने टॉप किया है इस लिस्ट को, तो ये गलत है। एप्पल ने इसको टॉप नहीं किया, मतलब एप्पल फर्स्ट नहीं आई है इस रैंक में। तो कौन सी कंपनी फर्स्ट आई है? तो ये है हमारी वॉलमार्ट। ठीक है, कौन सी कंपनी फर्स्ट आई है? किसने फर्स्ट रैंक लिया है? वॉलमार्ट ने। USA बेस्ड कंपनी है वॉलमार्ट। अच्छा, ये जो रैंकिंग है दैट इज़ फॉर्चून 500 ग्लोबल 500 लिस्ट, जो ये रैंकिंग है ये कौन सा एडिशन है? ये 69th एडिशन है इसका। ठीक है, 69th एडिशन है। हम क्वेश्चन पे कहाँ थे? हम थे कि एप्पल ने टॉप किया है, तो नहीं, एप्पल ने नहीं किया, वॉलमार्ट ने किया है, तो पहला तो गलत हो गया। आगे देखते हैं और कोई भी गलत है क्या? रिलायंस इंडस्ट्री हैज़ बीन रैंक 88। ये बिल्कुल ठीक है कि रिलायंस इंडस्ट्री ने उसको 88th पोजीशन मिली है, बिल्कुल सही है। द लिस्ट हैज़ फीचर्ड 8 इंडियन कंपनीज, ये भी ठीक है, 8 भारतीय कंपनियों को इसमें स्थान मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। तो सिर्फ एक ही गलत है, दैट इज़ 1 गलत है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 इज़ इनकरेक्ट, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी। तो फॉर्चून एक ग्लोबल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है जो 500 कॉरपोरेशंस को अक्रॉस द वर्ल्ड मेजर करती है बाय देयर रेवेन्यू फॉर, अभी उन्होंने 2022 के फिसाइल रेवेन्यू के अकॉर्डिंग रैंक किया है। ठीक है, हर साल ये लिस्ट देते हैं ये लोग। जैसा मैंने बताया था कि वॉलमार्ट ने जो USA बेस्ड कंपनी है उसने टॉप किया था। अच्छा, ये 10वीं बार था, 10th कॉन्जिक्यूटिव ईयर था जब उसने टॉप किया वॉलमार्ट ने। ठीक, उसके बाद कौन सी सेकंड पे है? सऊदी अरमाको, ये UAE की है। फिर स्टेट ग्रिड, ये चाइना की है। ठीक है, ये सेकंड और थर्ड नंबर पे आई। 142 चाइनीज़ कंपनीज थी, उसके अलावा 136 जो US कंपनीज थी, 41 जापानीज़ थी और 30 जर्मन कंपनीज थी। ठीक है, ये तो थी बाहर के देशों की बात। अब करते हैं भारत की बात। क्वेश्चन में था कि 80th पोजीशन मिली है, 80th रैंक मिली है रिलायंस को, तो बिल्कुल ठीक था और ये हाईएस्ट है। इंडिया में जितनी 8 कंपनीज इसके अंदर आई है ना, रैंक मिली है, उनमें हाईएस्ट रैंकिंग है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की अमंग द कॉर्पोरेट इन द लेटेस्ट दिस। और ये जो प्लेस है पहले 104 थी,
अब 88 हो गई है। और जो LIC है ना, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो हमारा LIC है, उसको 107 रैंक मिली है, उसकी भी रैंक है 107। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की 158, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड की 233, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भी आई हुई है 235, ठीक है, 235। और अदर स्टेट और भी फर्म्स थे जिनकी भी आई है, रैंकिंग दी गई है, ठीक है। 8 में से कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड की गई हैं, तो इनकी रैंक पूछ सकता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई जा रही है क्वेश्चन फॉर्म में, वैसे वर्बली, वो सब इम्पॉर्टेंट होगी, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, इनमें से कुछ भी पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बोल रहा है विच क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर हैज़ बीन चूजन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू मॉडर्नाइज द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दैट इज दीक्षा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, हिंदी में देखते हैं इसको। कह रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी जो मंच है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी जो मंच है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दैट इज़ जिसे हम दीक्षा के नाम से जान रहे हैं, को आधुनिक बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता को चुना गया है। इसको बेसिकली आधुनिक, इसको टेक्नोलॉजी बेस करने के लिए, ठीक है, इसका टेक्नोलॉजी बेस बढ़ाने के लिए, दीक्षा का टेक्नोलॉजी बेस बढ़ाने के लिए किसको चूज़ किया गया, किस प्रोवाइडर को चूज़ किया गया, तो ये चूज़ किया गया ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को। यानी कि जो हमारा सी आंसर है ना, ई आंसर है, सॉरी सी नहीं ई बिल्कुल ठीक होगा, दैट इज़ ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। कौन सा सही होगा, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो एक चीज़ और है कि जो ये पोर्टल है ना जिसे हम दीक्षा बोल रहे हैं, दैट इज़, अच्छा फुल फॉर्म भी इसकी देखना, फुल फॉर्म भी पूछ लेगा किसी भी फॉर्म में, ठीक है। दैट इज़ जो क्वेश्चन में भी दी गई थी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। 36 इंडियन लैंग्वेजेस में ये सपोर्ट करता है और 1.48 मिलियन स्कूल्स हैं इसमें, ठीक है, इंक्लूडेड है, 1.48 मिलियन स्कूल्स इंक्लूडेड हैं और 36 लैंग्वेजेस में है, ठीक, लैंग्वेजेस भी हैं इसमें, ठीक है। 36 लैंग्वेजेस में बेसिकली आप पोर्टल को देख सकते हो। जैसे आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ यूज़ करते हो तो बोलता है ना कि भाषा चुनिए, तो इसी तरह 36 भाषाओं में आप इस पोर्टल पे एक्सेस कर सकते हो इस पोर्टल को। अच्छा, दीक्षा के बारे में देखते हैं। ये एक नेशनल प्लेटफॉर्म है स्कूल एजुकेशन के लिए और ये NCERT का इनिशिएटिव है, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्वेश्चन भी, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये किसका इनिशिएटिव है, ठीक है। तो फिर से बोल रही हूँ, जितना भी यहाँ पे बताया जा रहा है सब इम्पॉर्टेंट है, सब ध्यान से देखो, ठीक है। किसका इनिशिएटिव है, NCERT का, किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। अच्छा, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है ये, सनबर्ड इसको यूज़ कर रहा है, यूजिंग द ओपन प्लेटफॉर्म, सोर्स प्लेटफॉर्म सनबर्ड, डेवलप्ड बाय EK स्टेप फाउंडेशन। इट हेल्प्स, दीक्षा प्लेटफॉर्म हेल्प्स टीचर सपोर्ट इंक्लूसिव लर्निंग फॉर अनडिजर्व्ड कम्युनिटी एंड डिसेबल स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। मतलब जो लोग जैसे डिसेबल्ड हैं, ठीक है, या अनडिजर्व कम्युनिटीज़ से बिलोंग करते हैं, उनको टीचर्स इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हेल्प करते हैं, ठीक है। इससे इतना था, कुछ नहीं समझ में आया आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। 17 वर्षीय शतरंज ग्रैंड मास्टर इनमें से कौन सा है जिन्होंने हाल ही में विश्वनाथन आनंद, जो बेस्ट प्लेयर माने जाते हैं चेस के, उन्हें पछाड़कर FIDE रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च रैंक वाले ऐसे कौन से प्लेयर हैं जो बन गए हैं, कौन से खिलाड़ी हैं जो सर्वोच्च खिलाड़ी बन गए हैं, विश्वनाथ आनंद को भी
पीछे करके। किनको ज़्यादा रैंक मिली है? विश्वनाथ आनंद से भी, दैट इज़ गुगेश डी। अच्छा, कई बार पूछ लेते हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये तमिलनाडु चेन्नई से बिलोंग करते हैं। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? चेन्नई से बिलोंग करते हैं ये, एंड दैट इज़ इन तमिलनाडु। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार बन जाता है। इनके पॉइंट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। देखो, इनको मिली है रेटिंग जो है, अच्छा इनको मिली है 2755.9, ठीक है, 2755। वाहिल जो विश्वनाथ आनंद थे उनको मिली थी 2754। ठीक है, तो इनकी रेटिंग ज़्यादा है, इसलिए ये उनसे आगे हाईएस्ट रैंक वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। अच्छा, इन्होंने किसको डिफीट किया है? क्वेश्चन ये भी बन जाता है। इन्होंने डिफीट किया है मिस्ट्राडिन इस्कद्रोव को, मिस्ट्राडिन इस्कद्रोव को। ठीक है, FIDE वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था बाकू में। कहाँ हुआ था? बाकू में। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि ये जो FIDE वर्ल्ड कप हुआ था, चेस वर्ल्ड कप हुआ था, वो बाकू में हुआ था। ठीक है, बाकू किस देश में है, किस कंट्री में है? तो वो है अजरबैजान में। कहाँ पे है? अजरबैजान में। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डी गुगेश मूव टू वर्ल्ड रैंकिंग 9, 9वीं रैंकिंग पे वो आ गए हैं। ठीक है, और जैसा मैंने बताया वो चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, चेन्नई के निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, जो बैडमिंटन ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो किसने जीता? मेंस सिंगल टाइटल पूछ रहा है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे मेन सिंगल टाइटल, विमेन सिंगल टाइटल सब देखेंगे, पर फिलहाल वो पूछ रहा है मेन सिंगल टाइटल किसने जीता। तो मेन सिंगल टाइटल जीता है वोंग होंग यांग ने। ठीक है, डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वोंग होंग यांग। अब नाम देख के ही आप पता लगा पा रहे होंगे, नहीं भी लगा पा रहे तो मैं बता देती हूँ, ये चाइना से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चाइना के निवासी हैं। इनके बारे में, टूर्नामेंट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखो, जो 2023 ऑस्ट्रेलियन ओपन जो बैडमिंटन चैम्पियनशिप है उसको साथियों ग्रुप ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के नाम से भी जाना जाता है। पहली बात, कहाँ हुई है? स्टेट स्पोर्ट्स सेंटर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। ये पूछा जा सकता है। डेट पूछने के चांसेस कम है, बट फिर भी बता देती हूँ, 1 से 6 अगस्त 2023 में हुआ है। बट हाँ, जगह पूछ लेता है कभी कभार, या पूछ लेता है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जैसे अभी क्वेश्चन आए तो उसमें बोल देगा कि सिडनी में ऑस्ट्रेलिया में हुआ या कहीं और हुआ, ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, अब किसने क्या क्या जीता वो देखते हैं। देखो, मेंस का हमने बताया था, वोंग होयांग चाइना के हैं, प्रणॉय HS रनर अप रहे थे। तो इसी तरह विमेन सिंगल, मेंस डबल, विमेन डबल और मिक्स डबल, इसका पूरा लिखा हुआ है, पूरी इन्फॉर्मेशन है कि किसने क्या क्या जीता और कौन जो है वो रनर अप रहे हैं। आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बिल्कुल साइड में हूँ। ठीक है, इन सब को अच्छे से याद करना, अच्छे से पढ़ना, कुछ भी आ सकता है, आप सबको अच्छे से ये बात पता है। तो जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सब यहाँ पे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 2023 वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप अभी हुई है, तो इंडिया ने टॉप किया है कितनी मेडल टैली के साथ? देखो, इंडिया को मिले हैं 3 गोल्ड, ठीक है, और सिल्वर इंडिया को नहीं मिला है, तो यहाँ 0, और 1 ब्रॉन्ज मिला है इंडिया को। ठीक है, तो ये है 3 गोल्ड, सिल्वर नहीं है और ब्रॉन्ज 1 है, और इट इज़ फॉलोड बाय दैट इज़ साउथ कोरिया। ठीक है, इट इज़ फॉलोड बाय साउथ कोरिया। ठीक, तो ये आंसर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखते हैं किसने क्या क्या जीता है। अच्छा, इससे पहले देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप है वो 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में बर्लिन में हुई। इम्पॉर्टेंट कहाँ हुई वो हो जाएगा कि कहाँ पे हुई, बर्लिन में हुई, जर्मनी में बर्लिन में हुई। इवेंट है दैट इज़ अ क्वालिफिकेशन इवेंट ऑफ 2024 समर ओलंपिक्स इन पेरिस एंड दैट इज़
जो पेरिस में समर ओलंपिक्स होगा उसका एक तरह से क्वालिफिकेशन राउंड क्लियर करना भी इसमें जीतेगा वो एक तरह से समर ओलंपिक्स में भी जाएगा जो पेरिस में होने वाला है। इंडिया ने टॉप किया है 4 मेडल्स के साथ, 4 मेडल जैसे मैंने आपको बताया, 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मिले हैं। इंडिया ने गोल्ड पहली बार जीता है, ठीक है, सिंस इट्स फर्स्ट एडिशन, जब से पहला एडिशन हुआ है। और पहला एडिशन कब हुआ है? 1931 में। ये क्वेश्चन भी पूछ लेगा इसका पहला एडिशन कब हुआ है, तो ये स्टैटिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है कि पहला एडिशन कब हुआ, 1931 में हुआ। तो तब से लेके अब तक इंडिया ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, साउथ कोरिया आया था ना कि फॉलोड बाय डैश, तो फॉलोड बाय साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया सेकंड पोजीशन पे आया है 3 मेडल्स के साथ, 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज। इंडिया के 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज और साउथ कोरिया के 2 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज, ठीक है। उसके बाद जर्मनी, फिर पोलैंड, टर्की एंड दे हैड 2 मेडल्स ही, 2 मेडल मिले हैं, 1 गोल्ड और 1 सिल्वर, ठीक। अब जानते हैं किसको कौन सा मेडल मिला है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड ये इवेंट है और इसके विनर हैं वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड में अदिति गोपीचंद्र स्वामी, इन्हें गोल्ड मिला है, ठीक है। उसके बात करें मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड में, वुमेन इंडिविजुअल कंपाउंड में अदिति गोस्वामी, मेंस में ओजस प्रवीण देवताले, ठीक है, ओजस प्रवीण देवताले, इन्हें भी गोल्ड मिला है। उसके बाद वुमेन्स कंपाउंड टीम में, ये इंडिविजुअल था, ये टीम है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। टीम में किस किस को मिला है? ज्योति सुरेखा वेन्नम को, और ज्योति सुरेखा वेन्नम को कंपाउंड में भी, विमेन इंडिविजुअल कंपाउंड में इन्हें ब्रॉन्ज भी मिला है, ठीक है। टीम में इन्हें गोल्ड मिला है और इंडिविजुअली इनको ब्रॉन्ज भी मिला है। उसके साथ जो टीम में हम बात कर रहे थे, उसके बाद परनीत कौर जी हैं, इनको भी मिला है, और अदिति गोपीचंद स्वामी को भी टीम में गोल्ड फिर से मिला है। इंडिविजुअल में गोल्ड मिला है और एज अ टीम में भी इनको कलेक्टिवली भी इनकी टीम को भी गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये अच्छे से देख लेना, इन प्लेयर्स के नाम कई बार पूछ लेगा, अदिति गोपीचंद स्वामी किस खेल से संबंधित है, या फिर परनीत कौर जो है वो किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको लगता है तो स्टैटिक के हैं या पता नहीं कहाँ से आगे करके, ठीक है। तो सारे प्लेयर्स के नाम ट्रिक बना के जैसे भी आप याद कर सकते हैं उसको करिए, या बार बार वीडियो देखिए, जैसे भी हो सकता है, ठीक है, बट इम्पॉर्टेंट है तो याद कीजिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है ये, किस राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, ठीक है, जो आरटी है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ने संयुक्त राष्ट्र महिला दैट इज़ यूएन विमेन के सहयोग के साथ हाल ही में अभी अगस्त में ही महिला अनुकूल पर्यटन दैट इज़ जो बात करी गई है विमेन फ्रेंडली टूरिज्म इनिशिएटिव की पहल करी है। इसकी पहल के तहत ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स, ठीक है, जो मेंशन भी किया गया है, ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स नामक एक ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया है। वो पूछ रहा है यूएन वुमेन ने किसके साथ, किस स्टेट के साथ ये प्रोग्राम दैट इज़ ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स इसके नाम से इनिशिएट किया है, ठीक है, किसके साथ ओरिएंटेशन कार्यक्रम को आयोजित किया है, किस स्टेट के साथ? तो आंसर है केरला स्टेट के साथ, केरला स्टेट और यूएन विमेन ने ये इनिशिएटिव को उन्होंने दोनों ने कोलैबोरेट करके बेसिकली दे हैव रिसेंटली ऑर्गेनाइज एन ओरिएंटेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर टूरिज्म मिशन दैट इज़ आरटी ऑफ केरला कोलैबोरेटेड विद यूएन वुमेन। इन्होंने यूएन वुमेन के साथ कोलैबोरेट किया, किस लिए? दे हैव ऑर्गेनाइज्ड एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम जिसका नाम क्या दिया गया, ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स, ठीक है, अंडर वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म इनिशिएटिव। वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म इनिशिएटिव के अंदर एक प्रोग्राम उन्होंने, एक ओरिएंटेशन उन्होंने बेसिकली ट्रेनर ऑफ द ट्रेनर्स उन्होंने ऑर्गेनाइज की, ठीक है। द इनिशिएटिव अब एम क्या करता है,
It aims to involve women as entrepreneurs and professional in tourism and hospitality sector, ताकि जो महिलाएं हैं वो एंटरप्रेन्योर्स में, मतलब वो बिजनेस रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, मतलब खुद से अपना बिजनेस बनाएं, करें, आगे बढ़ें, और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जितनी भी जॉब्स हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, उन सबको भी वो एक्सेल करें। तो उसके लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कोलैबोरेशन एक तरह से ये ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। द प्रोग्राम हैज़ बीन हेल्ड एट कुमारकोम कल्चरल सेंटर, ठीक है, कुमारकोम कल्चरल सेंटर में ये प्रोग्राम किया गया। 2 दिन का प्रोग्राम था जिसमें 85 महिलाएं ट्रेनर्स थी, हु वर ट्रेन्ड टू फर्दर एजुकेट, मतलब ताकि वो आगे भी टूरिज़्म की एक्टिविटीज़ को, इन सबको आगे और महिलाओं को दे सके उसकी ट्रेनिंग। तो इसलिए 85 महिलाओं को ट्रेन किया गया। अच्छा, UN वुमेन का हेडक्वार्टर्स पूछ लेगा तो वो है न्यूयॉर्क USA में, ठीक है। एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछ लेता है कि कब एस्टैब्लिश हुआ, तो 2010 में एस्टैब्लिश हुआ, ठीक है। 2010 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछ लेता है, तो सीमा बाहोस, ये इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है UN वुमेन की, ठीक है। तो इस सेशन से इतने ही क्वेश्चंस थे, जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 10 अगस्त के हो सकते थे सब इस सेशन में थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।